हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का फरवरी 2020 का करंट अफेयर का सेकेंड पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा ही डेटा एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं। तो पहला एमसीक्यू, छत्तीसगढ़ पुलिस के एसटीएफ व डीआरजी और सीआरपीएफ के कोबरा जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, एसटीएफ बना के रखी सरकार ने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, स्पेशल टास्क फोर्स नक्सलियों से निपटने के लिए ही। और डीआरजी भी है, मींस डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एसटीएफ भी पार्टिसिपेट करती है, डीआरजी भी पार्टिसिपेट करती है। और सीआरपीएफ आपको पता होगा, ये केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। तो इन्होंने मिलके नक्सलियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाने की शुरुआत की और इस ऑपरेशन का नाम है प्रहार। फिर इसी से रिलेटेड और भी डेटा है हमारे पास। यह ऑपरेशन क्यों चलाने की जरूरत पड़ती है और इसके क्या खासियत रही, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसको एक एक करके हम सारे पॉइंट समझते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जो बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। डेंस मींस क्या? बहुत घने जंगल है। और नक्सलाइट उसी का फायदा उठाते हैं अपने हाइड होने के लिए या सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए। और ऐसा होता है कि जब तेलंगाना से उनके ऊपर अटैक किया जाता है तो वो छत्तीसगढ़ में घुस जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में जब उनके ऊपर अटैक किया जाता है तो वो तेलंगाना में घुस जाते हैं। तो अब इन्होंने ये योजना बनाई कि दोनों तरफ से इन्हें घेर लिया जाए, चारों तरफ से ऐसे, और फिर अटैक किया जाए ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा उनको निष्प्रभावी किया जा सके। तो ये तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के इलाके की घेराबंदी की गई है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन प्रहार के बारे में मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 950 तथा एसटीएफ व डीआरजी के 1400 जवान इस ऑपरेशन में भाग लेंगे। सिंपल सी बात है, ये दोनों का अलग अलग आंकड़ा है, अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सीआरपीएफ के कितने? 950, और स्टेट के ज्यादा ही रहेंगे, एसटीएफ और डीआरजी के 1400 के करीब। फिर किस्टाराम, किस्टाराम कहां पर है? ये सुकमा जिले में, छत्तीसगढ़ का सुकमा डिस्ट्रिक्ट, जहां से एक बार कलेक्टर को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया था। तो किस्टाराम और पामेड़ यानी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये नक्सलियों का कोर क्षेत्र है। कई बार ये न्यूज में भी रहता है, अक्सर ये न्यूज में रहता है। सुकमा तो अक्सर रहता है क्योंकि नक्सल गतिविधियां वहां पर बहुत ज्यादा है, वहां उनका बेस है एक्चुअली नक्सलियों का। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है, यानी ऑपरेशन प्रहार में तेलंगाना छत्तीसगढ़ को घेर लिया गया है। इसके इतने इतने जवान ने मिलकर किस्टाराम और पामेड़, इन दो कोर क्षेत्रों पे हमला किया। नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य राजस्थान रहा है। छत्तीसगढ़ इसमें कौन से स्थान पर रहा? अब ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से मतलब क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से मतलब ये है कि किस राज्य के लोगों को ज्यादा रोजगार अवेलेबल हुआ है। आपने सुना होगा मनरेगा क्या होता है, 100 डेज तक आपको काम दिया जाएगा, सरकार इसी गारंटी देती, जॉब कार्ड बना के देती, जॉब कार्ड नाम सुना होगा आपने। और ये जॉब कार्ड लेके जाओ तो सरकार आपको 100 दिन तो कम से कम साल भर में काम देगी ही, ये नियम। और अगर नहीं दिए तो आपको ऐसे ही पैसे मिलेंगे, बट हाँ अगर जॉब कार्ड बना है तो 100 डेज आपको काम दिया जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य था राजस्थान, और हमारा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा? तो वो रहा दूसरे नंबर पर, सेकंड प्लेस पर रहा, जहां पर कि सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर लोगों को रोजगार मिला। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा रोजगार कहां मिला? वो मिला राजस्थान को। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड ये डेटा है, मनरेगा में छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए उपरोक्त सभी सत्य हैं।
अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। याद रखना, एग्जाम में आपको इतने इजी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, और सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए मुझे तो सिर्फ करंट अफेयर बताना है, इसलिए मैंने इजी ऑप्शंस रखे हैं। इससे 2.28 लाख परिवार लाभान्वित हुए छत्तीसगढ़ में। काफी बड़ी संख्या है, 2.28 लाख परिवार लाभान्वित हुए। दूसरा, राज्य का सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला राजनांदगांव रहा, जहां कुल 21,713 परिवार लाभान्वित हुए। राजनांदगांव, इसको सबसे ज्यादा फायदा मिला, और इसको फायदा मिलने का कारण आपको यहां दिखेगा। देखिए क्या, सर्वाधिक मनरेगा पंजीकृत मजदूर छत्तीसगढ़ में कहां पर हैं? राजनांदगांव जिले में ही है। राजनांदगांव जो जिला है, जब वहां पर सबसे ज्यादा मनरेगा पंजीकृत मजदूर हैं, तो लाभ भी उसी जिले को सबसे ज्यादा मिलेगा। सिंपल सी बात है। तथा इनमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 51% है। बड़ा आश्चर्यजनक डेटा है। ऐसे हम बात करते हैं कि महिलाओं को बराबरी दीजिए, सेक्स रेशियो बराबर करो, और यहां पर देखिए बेचारी उनका सेक्स रेशियो भी कम है, यानी उनकी संख्या कम है, फिर भी वो पुरुषों से ज्यादा काम कर रही है। 51% महिलाएं थी, सोचिए, और पुरुष कितने थे? 49%। जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो वहां पर हैं, यहां पर ये नहीं होना चाहिए, फिर भी वो है, मजदूरी में इन्वॉल्व है बेचारे। ठीक है, पुरुषों को कुछ सोचना चाहिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य, यानी इतने परिवार लाभान्वित हुए, राजनांदगांव जिला सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ, 51% महिलाएं शामिल हुई, और मनरेगा से सर्वाधिक मजदूर पंजीकृत राजनांदगांव से। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? एस्ट्रोटर्फ, अब ये एस्ट्रोटर्फ क्या होता है? देखिए, ये ग्राउंड है। अब ये ग्राउंड में क्या किया जाता है? घास उगाई जाती, घास रहती है वो, पर जब घास उगाते हैं तो वहां का वातावरण वैसा घास उगाने लायक है भी कि नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि वो वातावरण में वो घास उगती नहीं हो, और उगती भी हो तो जल्दी सूख जाती हो, और जल्दी सूख गई, पानी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तब वहां पे ना कृत्रिम घास लाई जाती है। अब ये कृत्रिम घास क्या होती है समझना, एस्ट्रोटर्फ उसी को बोलते हैं। एस्ट्रोटर्फ में क्या होता है, एक तरीके की आपने चटाई देखी हुई घर में, कहीं चटाई है, और चटाई के ऊपर ऐसे फूल फूल देखे होंगे, तो ये क्या करते हैं, ये समझ लीजिए कि बड़ी सी चटाई लाके यहां बिछा देते हैं, हालांकि टुकड़े में होती है ये, टुकड़े में, और वो चटाई कैसी होती है, जैसा लगता है कि बिल्कुल ये घास का मैदान है। आपने क्रिकेट के ग्राउंड में भी देखा होगा, कई बार आपको दिखा होगा, क्रिकेट के ग्राउंड में भी जो आपको ग्रीन कलर का दिखता है, उसमें बहुत सारी तो कृत्रिम घास होती है, यानी आर्टिफिशियल, वो प्राकृतिक नहीं होती, प्राकृतिक नहीं होती, ज्यादातर वो कृत्रिम ही होती, तो इसी को बोलते हैं एस्ट्रोटर्फ। तो हॉकी में तो बहुत बड़े अमाउंट में एस्ट्रोटर्फ लगती है। तो ऐसा स्टेडियम कहां पे बनाया जा रहा है एस्ट्रोटर्फ का? तो वो जशपुर में बनाया जा रहा है, और ये काफी न्यूज में रह चुका है। ये बहुत पहले की योजना है, इसकी शुरुआत की थी पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने। बाद में फिर डिले होता गया, कई उसमें अड़चने आती रही, और बाद में तो ऐसा हो गया था कि उसमें ये रहने लगे थे, पशु रहने लगे थे उस स्टेडियम में, क्योंकि उसकी सुरक्षा ही नहीं हो पाई, और कई बार तो उसमें असामाजिक तत्व रहने लगे, जहां पे कई प्रकार की बोतलें मिलती थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और पैसे का सब बेकार ही होता है अगर ऐसा हो जाए तो। उम्मीद करते हैं ऐसा ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। डैश सहकारी शक्कर कारखाना ने राज्य के सभी 4 शक्कर कारखानों में सर्वाधिक औसत शक्कर की रिकवरी का रिकॉर्ड कायम किया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 शक्कर कारखाने कौन से हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। ये कौन से? सरकारी है, सहकारी, याद रखना, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर, इनको आपको याद करना ही होगा। और सहकारी का मतलब सरकारी नहीं होता एग्जैक्टली, इसमें हालांकि सरकार का भी कुछ शेयर होता है, बट जनरली इसमें यह होता है कि लोग मिलके, मान लीजिए 50 लोग हैं, और ये 50 लोगों ने क्या किया, एक फंड इकट्ठा किया, फंड इकट्ठा करते करते काफी फंड हो गया, तो इन्होंने मिलके बिजनेस शुरू करना, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप समझ लीजिए, तो इसे बोला जाता है सहकारी, यानी बहुत लोगों का शेयर होता है।
और इसमें सबसे ज्यादा शक्कर प्रोडक्शन का रिकॉर्ड किसने कायम किया है? तो वो कायम किया है लौह पुरुष पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया। यहां पे इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक, ये चारों आपको याद भी होना चाहिए, चार। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर नगरनार स्टील प्लांट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये भी न्यूज में था, नगरनार स्टील प्लांट। और न्यूज में इतना बड़ा प्लांट है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का दूसरा प्लांट है, दूसरा स्टील प्लांट है। पहला कौन सा है? सभी को पता है, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। और तीसरे नंबर का, सेकंड नंबर का कौन सा है? नगरनार स्टील प्लांट। अब ये नगरनार स्टील प्लांट न्यूज में क्यों रहा? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा संचालित होने वाला पहला प्लांट है तथा यह रो मेल्ट तकनीक पर आधारित है। ये कौन सी तकनीक पर आधारित है? रोमेल्ट तकनीक। अब ये रोमेल्ट तकनीक क्या होती है, थोड़ा सा आपको बताने का ट्राई करता हूं। वैसे वो साइंस का वर्ड है, अगर आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रोमेल्ट का मतलब, देखिए जब आप स्टील से या फिर ओर होता, आयरन का ओर आपने देखा होगा, आयरन ओर, जिससे क्या निकालते हैं? आयरन। स्टील में मेनली क्या होता है? आयरन ही तो होता है। उससे आपने उसमें थोड़ा सा कॉपर मिला देते हैं, और भी होते, क्रोमियम भी मिलाते हैं, इससे स्टील बन जाता है। बट जब आप आयरन निकालते हैं तो लाते कहां से? ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आपको बिल्कुल ये बड़ी बड़ी रॉड मिल गई आयरन की, ऐसा नहीं होता। आयरन आपको निकालना होता है, प्रोसेस करना होता है। कैसे? जैसे ये मान लीजिए आयरन है की खदान है, आयरन नहीं, आयरन की खदान है। यहां पे आपने खोदा तो आपको जो ओर मिलेगा ना, वो मिट्टी होती, मिट्टी, ध्यान रखना, ये मिट्टी होती है। यस, बिल्कुल मिट्टी ही होती। और इस मिट्टी को फिर क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट यानी क्या? उसको पहले पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद उसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद उसमें से जो कीचड़ है वो निकल जाएगा, स्लज जिसको बोलते हैं। और उसके बाद में फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जो अनवांटेड चीजें हैं वो निकाल देते हैं। और लास्ट में यहाँ पे क्या बच जाता है? आयरन बच जाता है, वो भी मेल्टेड फॉर्म में। मेल्ट यानी क्या? पिघले हुए फॉर्म। उसके बाद में ये एक लंबी प्रोसेस है, यानी ये किया, ये किया, ये किया। बट जो रोमेल्ट प्रोसेस होती है, रोमेल्ट प्रोसेस में ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही बार एक प्रोसेस करनी, उसी में सारा का सारा हो जाएगा और आपका आयरन बाहर निकल के आएगा। इसको बोलते हैं रोमेल्ट प्रोसेस। तो ये किसने डेवलप किया है, किसने बनाया है, इसको कौन संचालित कर रहा है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी। इसकी उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन सालाना होगी। यह अभी अभी वर्किंग हुआ है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 3 मिलियन टन सालाना। यह सहकारी क्षेत्र का दूसरा स्टील प्लांट होगा। पहला कौन सा है? भिलाई स्टील प्लांट। तो उपरोक्त सभी सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर राजमाता देवेंद्र कुमारी मेडिकल कॉलेज रख दिया गया है? अब देखिए, ये जो राजमाता थी, कहां की थी ये? अंबिकापुर की, अंबिकापुर की ये राजमाता है। इनका नाम क्या? राजमाता देवेंद्र कुमारी। इनका निधन हो गया कुछ दिन पहले, वो भी डेटा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जब इनका निधन हो गया तो इनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज किया है। मेडिकल कॉलेज खोला नहीं गया, उसका नाम पहले था सरगुजा मेडिकल कॉलेज, ये उसका नाम था, सरगुजा मेडिकल कॉलेज। बट अब इसके प्लेस पे अब इसका नाम क्या हो जाएगा? राजमाता देवेंद्र कुमारी मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। और ये जो थी देवेंद्र कुमारी जी, राजमाता देवेंद्र कुमारी जी, ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही है, एमपी गवर्नमेंट में। जब अविभाजित मध्य प्रदेश था उस समय ये मंत्री थी। और इवन इन्होंने वित्त मंत्रालय भी संभाला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय संभालना बड़ी बात है। आगे बात करते हैं। जैविक खेती में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? जैविक खेती के बारे में आपने सुना होगा। जैविक खेती यह है कि जो हम केमिकल उपयोग करते हैं, जैसे खेत में आपने केमिकल उपयोग किया, तो केमिकल उपयोग करने से क्या होगा? एक तो ये जमीन भी खराब होती, दिना दिन ये खराब होती, ध्यान रखना। इसकी जो
सिटी है, यानी इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम होती जाती है। जमीन तो खराब हो ही रही, बाद में जो आपने प्रोडक्ट निकाला उसमें भी सब केमिकल है, तो इंसान खाएगा उसको तो इंसान भी खराब हो जाएगा। सीधी सी बात है, इंसान को भी ये हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। तो जैविक खेती में अब हमने फिर क्या किया, ये जो केमिकल से या फर्टिलाइजर से जो खेती कर रहे थे, वापस से इंसान किसकी तरफ आने लगा, वापस से वो जैविक खेती, यानी किसके तरफ, गोबर के खाद से खेती की जाए, गोबर के खाद को बनाया जाए। उससे क्या होगा, ये जो आपकी भूमि खराब हो रही थी और इंसान भी खराब हो रहा था, यानी इंसान की भी हेल्थ खराब हो रही थी, इन सब से वापस से वो जैविक की तरफ आ गया, तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। तो उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ से, जैविक खेती में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, तो वो है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा किया है। आगे बात करते हैं, फिर ब्लेड रनर तथा पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोजियस को पर्वत पर चढ़ने की शुरुआत की, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लेड रनर क्या होते हैं। तो ब्लेड रनर वो व्यक्ति होते हैं जिनके दोनों पैर खराब होते हैं। यस, इतना ही पैर, ये कट गया इतना, और ये वाला पैर भी कट गया इतना, एक भी सही नहीं होता, दोनों पैर खराब है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ना इस तरह से कुछ ऐसे पैड बांध लेते हैं, उनका वो नकली पैर जिसको बोलते हैं वो बांध लेते हैं, और उसके बाद भी वो दौड़ते हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि कई लोगों ने इसमें मेडल जीते। मैं तो ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। तो ब्लेड रनर जी हैं कौन, चित्रसेन साहू जी। और सोचिए, उनके दोनों पैर नहीं है, फिर भी वो क्या है, पर्वतारोही, वो पर्वतों पे चढ़ते। मतलब ऐसे लोगों, मुझे तो लगता है कि हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम कुछ इंस्पिरेशन लें इनसे। ब्लेड रनर और पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोजेस्कियो पर्वत पर चढ़ने की शुरुआत की। इन्होंने, इनका नाम मुझे लगता है कभी ना कभी एग्जाम में आएगा, चित्रसेन साहू। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहली बात तो ये दोनों ही कथन सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। उन्होंने अपने पैरों पे खड़े हैं नामक अभियान की शुरुआत की। आप समझना, अपने पैरों पे खड़े हैं से मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी विकलांग व्यक्ति है या दिव्यांग व्यक्ति है, उसको लोग सब सहानुभूति दिखाते हैं कि देखो बेचारे का ऐसा हो गया। तो उनका ये बोलना है कि हमें ये आप सहानुभूति ना दिखाइए, क्योंकि हम तो अपने पैरों पे खड़े हैं। यानी आप बाकी लोगों को उन्होंने एनकरेज किया, चित्रसेन साहू जी ने, कि आप भी अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने पैरों पे खड़े हैं ऐसा लोगों को बोल के दिखाइए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ खड़े होना और बोल के दिखाना, बल्कि इंडिपेंडेंट होके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए, और अपनी ये जो विकलांगता है इसको एक बुरी चीज ना मानकर उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ऐसा अभियान इन्होंने शुरू किया, तो इसका नाम है अपने पैरों पे खड़े हैं। वे प्लास्टिक फ्री अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी करेक्ट है। प्लास्टिक फ्री करना चाहता है भारत, स्पेशली हमारा छत्तीसगढ़ भी करना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी हो नहीं पाता है। बार बार जो प्लास्टिक है वो वापस आती है, कुछ दिन बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग फिर धीरे से सरकार भूल जाती है तो उनको याद आ जाती है प्लास्टिक की, बट ये होता है। तो ये दोनों अभियान की शुरुआत की और इसके तो वो ब्रांड एम्बेसडर है कौन, ब्लेड रनर पर्वतारोही चित्रसेन साहू, और वो किस पे चढ़ने वाले हैं, माउंट कोजियस्को पर्वत पर। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन कहां किया गया। राष्ट्रीय कृषि मेला कहो या किसान मेला कहो, छत्तीसगढ़ में ये आयोजन किया गया। अभी इसमें क्या होगा, जगह जगह से पूरे भारत से किसान आएंगे और वो अपनी अपनी जो खास चीजें हैं वो वहां पे बेच भी सकेंगे, और क्या करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें परचेस भी कर सकेंगे और लोगों को इसकी जानकारी भी दे पाएंगे। तो ऐसा एक राष्ट्रीय कृषि मेला होता है हर साल। तो ये कहां पर आयोजित किया गया, रायपुर जिले के तुलसी ग्राम में ये मेला आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं, फिर आपने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सुना होगा। मोहल्ला क्लिनिक ये दिल्ली सरकार लेके आई थी,
और उसमें ये है कि दिल्ली में छोटे मोहल्ले होते हैं, तो हर मोहल्ले में क्या किया जाए, एक क्लिनिक खोला जाए, सरकारी क्लिनिक, और वहां पे लोगों का अच्छा इलाज किया जाए। ऐसा नहीं तो सरकारी अस्पताल तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी, पूरे भारत में जगह जगह आपको देखने को मिलती है। और फिर वहां पे सुविधाएं कैसी हैं उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट हाँ, इससे बेटर अगर आप ये कर पाए कि कुछ इस प्रकार से कर पाए, मान लीजिए ये एक मोहल्ला है, ये एक मोहल्ला है, ये सारे अलग अलग मोहल्ले, तो इस मोहल्ले में आपने एक अलग क्लिनिक बना दिया, एक इधर एक अलग क्लिनिक बनाए, इधर एक सब जगह पे वहां सुविधाएं आपको अच्छी रखनी। ऐसा नहीं कि सरकारी अस्पताल जैसा फिर बना दिया। मैं सरकारी अस्पतालों के खिलाफ नहीं हूं, उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, लोग बहुत हैं और मेडिकल सुविधाएं कम है, तो वहां बहुत भीड़ लगी होती है। अनफॉर्चुनेट है। मैं तो कई जगह देख चुका हूं, मुंबई में मैंने देखा है, लोग हॉस्पिटल के बाहर, उनको बेड नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल के बाहर ऐसा कुछ कागज बिछा लेते हैं और बेचारे यहां सोते हैं, और यहाँ पे उन्हें ट्रीटमेंट भी होता है उनका कई बार तो, बट अनफॉर्चुनेट है, बट ये होता है। तो ये ऐसा मोहल्ला क्लिनिक सक्सेसफुल रहा दिल्ली में, दिल्ली में सक्सेसफुल रहा, तो इसे फिर छत्तीसगढ़ में भी अपनाने की कोशिश की गई है, और उसी के तहत पहला मोहल्ला क्लिनिक कहां पे खोला जाना है, ये खोला जाना है रायपुर डिस्ट्रिक्ट, पहला मोहल्ला क्लिनिक। आगे बढ़ते हैं। धान खरीदी के लिए कुल पंजीकृत किसानों की संख्या, कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 19.55 लाख थी, जिसमें से कुल कितने किसानों ने धान बेची। तो ये आंकड़ा अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। रजिस्ट्रेशन से मतलब ये कि उनके पास धान थी और वो बेचना चाहते थे। जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट परचेस करती है, बट इसमें से सिर्फ कितने लोगों ने बेची, 18.20 लाख लोगों ने ही धान बेची, बाकी लोगों ने धान नहीं बेची, यानी ये है लगभग 93%। ये डेटा खैर मुझे तो खास नहीं लगता, बट अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे का निधन हो गया है, उन्हें कौन सा नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे, उनका निधन हो गया, तो उन्हें कौन सा सम्मान मिला हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और जब इनका निधन हुआ तो इनके निधन पर भूपेश बघेल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शोक प्रकट किया था, और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ ही काफी दिनों तक थे, और जब देश को आजादी मिली तब लाल किले पर होने वाले सेलिब्रेशन में ये शामिल थे, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे, और इनका निधन हो गया। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला हुआ था, भारत रत्न नहीं था, पद्म विभूषण भी नहीं था, इन्हें मिला हुआ था पद्मश्री, जो कौन देता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री सरगुजा राजमाता, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो उनके संबंध में सत्य है, वे अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रकाश चंद्र सेठी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वह अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे। ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने आवास, पर्यावरण, मध्यम सिंचाई, वित्त विभाग की जवाबदारी भी संभाली, यानी ये भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी सत्य है। और बाद में मैंने बताया था आपको पहले भी कि इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, इन्हीं के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, राजमाता देवेंद्र कुमारी मेडिकल कॉलेज। फिर इसके बाद में ये भी है, राजमाता लक्ष्मी देवी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस रियासत की राजमाता थी, तो इसका आंसर है क्या, वो थी छुई खदान की, छुई खदान की राजमाता थी कौन, विजय लक्ष्मी देवी। राजमाता से मतलब ये है कि जो रियासतें थी उनके वंशज अभी भी हैं, तो उनकी दादी या माँ जो होती है उन्हें राजमाता का वो दर्जा दे देते हैं। आगे देखते हैं।
ये एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, राज्य के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में है ये, के अंतर्गत वन भैंस संरक्षण संवर्धन केंद्र जुगाड़। अभी तो आपको ये पूरा डेटा ही याद होना चाहिए। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद ये है, ये आपको पहले तो पता होना चाहिए। के अंतर्गत वन भैंस संरक्षण संवर्धन केंद्र, उसका नाम क्या है, जुगाड़, में मादा वन भैंसा का डैश की मृत्यु हो गई। तो उसका नाम था आशा, आशा की इसमें मौत हो गई। ये एक मादा वन भैंसा थी। कहां पे थी ये, वन भैंस संरक्षण संवर्धन केंद्र जुगाड़, और कहां पे ये, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।